दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। अब मलयालम सिनेमा की बात करूँ तो वहाँ के राइटर्स ने मेरा दिल जीत के रखा है। पता नहीं कैसे इस तरह की मूवीज की स्टोरीज वो लिख पाते हैं, और फिर जब डायरेक्टर्स उस स्टोरी को परफेक्ट स्क्रीन प्ले देते हैं तो मूवी और खतरनाक हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस खतरनाक मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत एक सस्पेंसफुल सीन से होती है, जहां हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने एक दूसरे फोन को ऑन करता है और किसी को कॉल करने लगता है। लेकिन जैसे ही फोन ऑन होता है, पुलिस वाले उस फोन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी लाइव लोकेशन पता चल सके। इसी बीच वो आदमी फोन पर किसी से बात करता है और फिर वापस से उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है, और इसकी वजह से पुलिस उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाती। लेकिन तभी उसकी कार भी अचानक ब्रेकडाउन हो जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती। फिर ठीक उसी वक्त उसकी कार के सामने एक दूसरी कार आकर रुकती है, जिसमें से एक दूसरा आदमी बाहर निकलकर इस आदमी के पास आता है और इससे कार का दरवाजा खोलने को कहता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें गौरी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने हाथ की नस काटकर खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका पति नंदा वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में नंदा और गौरी की बेटी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से गौरी बहुत डिप्रेशन में है और इसी वजह से उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। खैर, अब कुछ दिन बाद नंदा का एक दोस्त उससे मिलने घर आता है, लेकिन यहाँ नंदा का नौकर उसे बताता है कि वो लोग वेकेशन पर गए हैं और कुछ दिन बाद लौटेंगे। तो ये सुनकर वो दोस्त अपनी गाड़ी लेकर घर से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नंदा असल में एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी रैंक है डीएसपी। खैर, हम देखते हैं कि नंदा असल में एक पुलिस ऑफिसर से मिलने आया होता है और इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है सनी। असल में बात यह है कि शहर में कुछ मर्डर्स हुए हैं और उन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पहले एक लोकल पुलिस ऑफिसर सीआई श्रीनिवासन कर रहा था। अब श्रीनिवासन ने कुछ इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा कर ली थी, लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गया। तो इस तरह हायर ऑफिसर्स ने ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और वहाँ से अब इन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन नंदा के पास पहुँच गई। तो इस तरह अब नंदा सनी से वो फाइल लेता है और उसे स्टडी करने लगता है। फिर हमें फाइनल के डिटेल्स बताए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले अंजलि नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था, वो भी उसके अपने ही घर में। अंजलि के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। अब इस वक्त परिवार में उसका एक अंकल है जो कि किसी चर्च का फादर है, और दूसरा एक भाई है जिसका नाम मार्टिन है। लेकिन मार्टिन इस वक्त अमेरिका में रहता है। हम ये भी देखते हैं कि अंजलि के माँ बाप की मौत के बाद उनके अंकल ने ही मार्टिन और अंजलि की देखभाल की थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्रीनिवासन उस हॉस्पिटल में जाता है जहां अंजलि काम करती थी, यानी सीएसजे हॉस्पिटल। फिर वहां वो निखिल नाम के एक आदमी से मिलता है और उससे अंजलि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। इसके बाद वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलता है, जो उसको बताता है कि अंजलि की हत्या असल में गला काटकर की गई थी और मर्डर में इस्तेमाल हुआ हथियार शायद बहुत ही पतला था। साथ ही अंजलि के शरीर पर किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे, यानी उस पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अंजलि के पेट में एक प्लास्टिक कैप्सूल मिला है और उस कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा पेपर था जिसमें लिखा था फॉर मार्टिन। फिर अंजलि की मौत के अगले दिन ही उसका भाई मार्टिन अमेरिका से इंडिया आ जाता है, जहां मार्टिन और उसका दोस्त जिमी एयरपोर्ट से घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक रास्ते में एक पुराने मॉडल की कॉन्टेसा कार मार्टिन को फॉलो करती है, जिस पर इन लोगों का खास ध्यान नहीं जाता। इसके बाद रात होती है और फिर मार्टिन अपने कमरे में सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वही कॉन्टेसा कार उसके घर के बाहर आती है और उसकी आवाज सुनकर मार्टिन नींद से जाग जाता है। इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहां अंजलि की मौत हुई थी, और तभी पीछे से एक अनजान आदमी आकर मार्टिन पर हमला कर देता है और वहीं उसे मार देता है। पर इतना ही नहीं, मारने के बाद वो उसकी लाश को वहीं जला भी देता है। इधर हम देखते हैं कि नंदा फाइल की स्टडी कर रहा होता है और उसी वक्त गौरी का भाई विनय यानी नंदा का साला दुबई से वापस इंडिया आता है। अब बातों बातों में गौरी अपने भाई से कहती है, तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तुम अपनी मास्टर्स आराम से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन विनय जवाब देता है कि नहीं दीदी, मैं अगले महीने दुबई वापस चला जाऊंगा।
दूसरी तरफ नंदा और सनी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलने जाते हैं ताकि मार्टिन की मौत के बारे में पूछ सके। इस बीच डॉक्टर बताता है कि मार्टिन के मर्डर में किलर और मार्टिन के बीच में हाथापाई हुई थी, लेकिन अंजलि के केस में ऐसा कुछ नहीं था। साथ ही मार्टिन के एक पैर में एक स्टील रॉड लगी हुई थी। इसके बाद नंदा अपने घर लौटता है और यहाँ पता चलता है कि विनय सिर्फ 1 महीने के लिए आया है। फिर हमें समझ में आता है कि नंदा और गौरी अपनी बेटी की मौत के बाद अपने आप को काम में बिजी रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं ताकि डिप्रेशन से दूर रह सकें। इसलिए विनय के आने से उनके घर में एक तीसरा इंसान जुड़ जाता है, जिस वजह से अब नंदा विनय को समझाता है कि वो यहीं रुक जाए। असल में नंदा ये सब गौरी को सेफ रखने के लिए करता है ताकि वो वापस डिप्रेशन में जाकर कोई गलत कदम उठाने के बारे में ना सोचे। तो इस तरह आखिरकार विनय मान जाता है और फिर वो यहीं रहकर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने का फैसला करता है, जिसे सुनकर गौरी बहुत ही खुश हो जाती है। खैर, अब सीन नंदा के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां नंदा सनी से पूछता है कि श्रीनिवासन की इन्वेस्टिगेशन में उसने एक प्राइम सस्पेक्ट बनाया था, आखिर वो कौन है। तो सनी जवाब देता है कि सर वो कोई और नहीं बल्कि मार्टिन का दोस्त जिमी है। इस पर नंदा पूछता है कि जिमी ही क्यों। तो सनी समझाता है कि देखिए सर, मार्टिन और जिमी दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी थे और मुझे पता चला है कि काफी दिनों से एक बिजनेस को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा था, जिस वजह से जिमी बार बार मार्टिन को इंडिया बुला रहा था, जबकि मार्टिन वापस आना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मार्टिन को इंडिया बुलाने के लिए ही जिमी ने अंजलि को मार दिया होगा। और एक और बात, असल में मर्डरर ने दरवाजा तोड़कर अंजलि के घर में एंट्री नहीं की थी, बल्कि अंजलि ने खुद दरवाजा खोला था। यानी वो मर्डरर को जानती थी, इसलिए हमारी नजर में जिमी प्राइम सस्पेक्ट है। अब ये सुनकर नंदा सनी के साथ जिमी से मिलने जाता है, जहां वो जिमी से मार्टिन और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। इस पर जिमी उसे बताता है कि मैं और मार्टिन असल में क्लासमेट्स थे। अब बात ये थी कि मार्टिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वो अमेरिका चला गया, जबकि मैंने यहीं रुककर अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बिजनेस के लिए एक पार्टनर चाहिए, इसलिए मैंने मार्टिन को इन्वॉल्व किया। ये सुनकर नंदा पूछता है कि तुम्हारा क्या बिजनेस है। तो जिमी बताता है कि मेरे 3 रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें से मैंने 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट बेच दिया और उसका हिस्सा मार्टिन को दे दिया। लेकिन उस वक्त डील करने में मार्टिन बहुत बचकानी हरकतें कर रहा था। तभी नंदा बीच में बोल पड़ता है कि इसीलिए तुमने मार्टिन की बचकानी हरकत बंद करने के लिए और उसको इंडिया बुलाने के लिए उसकी बहन अंजलि को मार दिया, और फिर जब मार्टिन इस खबर को सुनकर वापस आ गया तो तुमने उसको भी मार डाला। तो ये सुनकर जिमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप बार बार मुझ पर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने अपना स्टेटमेंट श्रीनिवासन को पहले ही दे दिया था, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि नंदा अपनी सुपीरियर ऑफिसर एसपी रेचल के पास आता है और उसे इस केस की सारी डिटेल्स बताता है। यहाँ वो उससे कहता है कि मैडम, अंजलि की मौत वाले क्राइम स्पॉट पर 2 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले थे, यानी इससे साफ है कि अंजलि को 2 लोगों ने मारा था। इस बीच हमें वहाँ पर एक सिगरेट भी मिली थी, जिससे फॉरेंसिक वालों ने डीएनए प्रोफाइल हासिल कर लिया था। लेकिन मार्टिन के केस में सिर्फ एक आदमी ने उस पर अटैक किया और उसे मार डाला। इसके बाद उसने उसकी लाश को जला भी दिया ताकि सबूत ना मिल पाए। लेकिन फिर भी फॉरेंसिक वालों को वहाँ से कुछ ब्लड सैंपल्स मिल गए, जिसके बाद जब फॉरेंसिक वालों ने उन ब्लड सैंपल्स को उस सिगरेट के डीएनए से मैच किया तो वो मैच हो गए। यानी अंजलि को मारने में जो 2 लोग थे, उनमें से किसी एक ने ही मार्टिन को मारा था। और अब हमें शक है कि उन 2 लोगों में से एक जिमी हो सकता है और दूसरा कोई गुंडा या उसका साथी। वो आगे कहता है कि मैडम, मुझे लगता है कि अगर हम शहर के कुछ लोकल गुंडों से इस बारे में पूछें तो शायद उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं। तो रेचल आखिर में इसके लिए प्रोसीड करने को कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नंदा और उसकी टीम एक गुंडे मुर्गन को क्राइम ब्रांच उठाकर ले आती है, जहां नंदा उससे पूछता है कि बता, तूने मार्टिन और अंजलि का कत्ल क्यों किया और किसके कहने पर किया? जिमी के कहने पर। तो मुर्गन जवाब देता है कि सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने तो कब का जिमी के लिए काम करना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, एक आदमी है जिसका नाम है टिप्पर टोनी, वो अब जिमी के लिए काम करता है। वो आगे बताता है कि सर, हाल ही में मैंने जिमी को टोनी के घर के बाहर आते देखा था, और फिर जब मैंने इसके बारे में जिमी से पूछा तो उसने कहा था कि मुझे टोनी से कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ आया था। इसके बाद नंदा पूछता है कि क्या टोनी के पास कॉन्टेसा कार है? तो मुर्गन कहता है कि हाँ सर, उसके पास एक पुरानी मॉडल की कार है, लेकिन कुछ दिनों से टोनी नजर नहीं आया। अब ये सुनते ही नंदा और उसकी टीम टोनी के घर जाती है,
जहां टोनी की बीवी उन्हें बताती है कि वो कई दिनों से घर नहीं आया और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। खैर, इसी बीच फॉरेंसिक वाले अब टोनी के घर से कुछ नए सैंपल्स ले लेते हैं और साथ ही पुलिस वाले उसकी गाड़ी के पेपर्स भी चेक करते हैं और उसकी घर की तलाशी भी लेते हैं। अब सनी टोनी की बीवी को जिमी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, क्या ये कभी टोनी से मिला था? तो वो औरत कहती है कि हाँ, क्यों नहीं जानती, ये बहुत अच्छे सर हैं। जब जब टोनी लॉरी चलाता है तो हमें ढेर सारे पैसे देते हैं। इसी बीच जब एक दिन टोनी का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में था, तब भी ये सर हमारी बहुत मदद करते थे और उनका ख्याल रखते थे। इसके बाद अब फॉरेंसिक वाले टोनी के डीएनए को अंजलि और मार्टिन के क्राइम स्पॉट पर मिले डीएनए से मैच करते हैं और अब हैरानी की बात ये होती है कि वो मैच हो जाता है, यानी मार्टिन और अंजलि की हत्या में टोनी का भी हाथ होता है। खैर, अब थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन से नंदा को पता चलता है कि टोनी ने कई फेक सिम कार्ड्स यूज किए थे और उसका फोन अंजलि की मौत के बाद से ही स्विच ऑफ है। इसी बीच नंदा अपनी टीम से कहता है कि हर एक नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालो और देखो कि टोनी ने अंजलि की मौत के वक्त किस किस को कॉल किया था। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें बहुत बड़ी लीड मिल जाएगी। तो अब ये सुनते ही उसकी टीम इस काम में लग जाती है और फिर उसी दिन पुलिस हर गली में टोनी की फोटोज चिपका देती है जिसमें लिखा होता है कि वो वांटेड है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि जिमी भी वो वॉल पोस्टर देख लेता है और थोड़ा घबराने लगता है। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जिस दिन अंजलि मरी थी उस दिन टोनी ने रात 10 बजे अपने फेक सिम से एक और फेक सिम को कॉल किया था और वो नंबर जिमी का होता है क्योंकि दोनों की लोकेशन एक ही होटल के पास थी और जिमी का बयान था कि जिस दिन अंजलि मरी वो एक पार्टी में था। इसके बाद नंदा ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी सुपीरियर रेचल के पास जाता है, जहां वो उससे कहता है कि मैम, जिस दिन अंजलि मरी थी जिमी ने टोनी को कॉल किया था और टोनी ने जिमी को कॉल किया था, वो भी एक फेक नंबर से। वो कहता है कि उस रात अंजलि का मर्डर रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में हुआ था और उससे पहले रात 11 बजे के बाद जिमी और टोनी दोनों अंजलि के घर के पास थे क्योंकि उनकी लोकेशन ये दिखा रही है। और फिर अंजलि के घर के पास पहुंचने के बाद दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए। तो ये सब सुनकर अब रेचल पूछती है कि टोनी ने जिमी के फेक सिम पर कॉल किया था, ये हम प्रूव कैसे करेंगे? तो नंदा जवाब देता है कि मैम, ये हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद है। असल में हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, इसलिए जब भी जिमी या टोनी नया सिम अपने फोन में डालेंगे और फोन को ऑन करेंगे तो हम उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि क्या 11 बजे के बाद जिमी उसी पार्टी में था? क्योंकि जब हमने पता किया था तो हमें पता चला था कि उस पार्टी के सारे कैमरे 11 बजे के बाद ऑफ थे, यानी इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे हम जिमी को देख सकें। लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दें कि 11 बजे के बाद जिमी पार्टी में नहीं था तो जिमी पर कार्यवाही हो सकती है। इसके बाद अब सीन यहाँ से निखिल के पास शिफ्ट होता है, जहाँ नंदा और सनी उससे मिलने जाते हैं। अब यहाँ हमें समझ में आता है कि निखिल उस रात की पार्टी में मौजूद था जिसमें जिमी भी था। इस तरह अब नंदा निखिल से उस पार्टी में आए लोगों की लिस्ट मांगता है और साथ ही वो कहता है कि अगर 11 बजे के बाद की कोई वीडियो मिल जाए तो उसे भी अरेंज कर दो। तो निखिल इसके लिए ओके कह देता है, जिसके बाद नंदा और सनी वापस अपने ऑफिस पहुंचते हैं। अब यहाँ नंदा सनी को समझाने लगता है कि देखो सनी, अंजलि का गला राइट से लेफ्ट कटा था, यानी इसका मतलब मर्डरर लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन अब शॉकिंग बात यह है कि ना जिमी लेफ्ट हैंडेड है और ना ही टोनी, यानी असली मर्डरर कोई और भी हो सकता है। एक और बात, अंजलि के क्राइम सीन की फोटोज देखो, उसमें साफ दिख रहा है कि अंजलि के मरने के बाद उसका खून फैला हुआ था और फिर खून के ऊपर कुछ पेपर्स थे और उन पेपर्स के ऊपर फुटप्रिंट्स, यानी इसका मतलब अंजलि को मारने के बाद उन लोगों ने उसके घर में कुछ तलाशा था। इसलिए मैं मानता हूँ कि जिमी सस्पेक्ट तो है लेकिन प्राइम सस्पेक्ट नहीं, क्योंकि अभी तक सारे एविडेंस जिमी के फेवर में हैं, कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है। इसके बाद सनी पूछता है तो सर वो मैसेज फॉर मार्टिन, उसका मतलब क्या है? इस पर नंदा जवाब देता है कि फिलहाल उस मैसेज को हम अभी साइड में रखते हैं क्योंकि सही टाइम पर सब अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नंदा की टीम की एक मेंबर वहां एक वीडियो लेकर आती है और ये वीडियो उसी रात वाली पार्टी का होता है। इसके बाद वीडियो प्ले करने पर पता चलता है कि 11 बजे के बाद जिमी उस पार्टी में सच में मौजूद था। लेकिन साथ ही यहाँ नंदा एक और बात नोटिस करता है और देखता है कि उस पार्टी में एक वीडियोग्राफर था, जबकि निखिल ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 11 बजे के बाद सारे वीडियोग्राफर्स चले गए थे। अब नंदा यही सोचने लगता है कि आखिर निखिल ने ये झूठ क्यों बोला। इसके बाद वो सनी से कहता है फौरन निखिल को अपने ऑफिस बुलाओ। अब ये सुनते ही सनी निखिल को कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द क्राइम ब्रांच आने को कहता है।
यहाँ हम देखते हैं कि उस वक्त निखिल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और उन्हीं बातों ही बातों में वो सामने वाली गाड़ी को ठोकने ही वाला होता है कि तभी आखिरी वक्त पर वो अपनी गाड़ी को घुमा लेता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसके बाद निखिल नंदा के ऑफिस पहुंचता है, जहां नंदा और सनी उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि निखिल, हम जानते हैं कि इस केस में जिमी प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन तुमने हमारी जो मदद की उस हिसाब से क्या तुम्हारी नजर में कोई और लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? तो निखिल जवाब देता है कि हाँ सर, मैं कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों के हाथ कुछ लग जाए। तो ये कहते हुए निखिल पास रखे एक पेन को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है और पेपर पर कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखने लगता है। अब ये देखकर नंदा और सनी के तो होश उड़ जाते हैं और उन्हें और हमें ये समझ में आता है कि निखिल लेफ्ट हैंडेड है और मर्डरर भी लेफ्ट हैंडेड था। खैर, अब निखिल के जाने के बाद फॉरेंसिक टीम वहां आती है और वो निखिल के फुटप्रिंट्स को अंजलि के प्राइम सीन के फुटप्रिंट्स से मैच करती है। अब हैरानी की बात ये होती है कि वो फुटप्रिंट्स आपस में मैच हो जाते हैं। तभी नंदा सनी से कहता है, देखा सनी, अब असली प्राइम सस्पेक्ट कौन है, जिमी या निखिल? नंदा कहता है कि उस रात निखिल भी उस पार्टी में था और वो भी फेक सिम कार्ड यूज कर सकता है, ऊपर से ये लेफ्ट हैंडेड है। इधर हम देखते हैं कि जब निखिल वापस अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो वो अपना दूसरा फोन ऑन करता है। तभी हमें याद आता है कि मूवी की शुरुआत में भी यही सीन दिखाया गया था, यानी ठीक उसी वक्त पुलिस उस फोन को ट्रैक करने लगती है, लेकिन निखिल किसी से बात करके फोन को फिर से ऑफ कर देता है, जिस वजह से पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाती। लेकिन तभी निखिल नोटिस करता है कि एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही है और ये वही गाड़ी है जिसे निखिल कुछ देर पहले ठोकने वाला था, लेकिन एक्सीडेंट से बच गया था। लेकिन अब निखिल को वो गाड़ी देखकर थोड़ा अजीब लगने लगता है, इसलिए वो किसी तरह उस गाड़ी से बच जाता है और फिर वो एक सुनसान रास्ते से गुजरने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है और ठीक उसी वक्त उसके सामने वही पुरानी मॉडल की कॉन्टेसा कार आकर रुकती है, जिसके बाद उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है और निखिल का दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन नंदा और सनी को पता चलता है कि निखिल की मौत हो गई है और ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच नंदा को ये भी पता चलता है कि मरने से पहले निखिल ने अपने दूसरे फोन से किसी को कॉल किया था, जिसके बाद नंदा उस कॉल की ऑडियो सुनता है, जिस पर निखिल उस कॉल पर किसी से कह रहा था कि पुलिस टोनी की तलाश कर रही है और मैंने भी हर जगह छानबीन कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता टोनी कहाँ है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि जो भी हो तुम संभल कर रहना और मुझे दोबारा कॉल मत करना। यानी इस सब से हमें अंदाजा लग जाता है कि इस चीज के पीछे कोई तीसरा आदमी भी मौजूद है। अब ये सब सुनकर नंदा सनी से कहता है कि निखिल की बातों से पता चलता है कि वो लोग भी टोनी की तलाश में थे और हम पुलिस वाले भी टोनी की तलाश में हैं। तो सवाल यह है कि आखिर टोनी कहाँ है? इसके बाद वो कहता है कि अगर मेरा शक सही है तो टोनी मर चुका है। ऊपर से निखिल की बातों से एक और बात पता चलती है। दूसरी तरफ मेरा मानना है कि अंजलि और मार्टिन का कोई करीबी दोस्त होगा, जिससे पता चल गया होगा कि निखिल और टोनी ने अंजलि और मार्टिन को मार दिया, इसलिए शायद उसने रिवेंज में टोनी को मार डाला। इसलिए फिलहाल हमें उस दोस्त की तलाश भी करनी है और ये भी पता करना है कि आखिर वो कौन आदमी है जिसे निखिल ने कल रात कॉल किया था। इसके बाद अब नंदा फादर जोसेफ के पास जाता है, वही जो अंजलि का अंकल है। अब नंदा उससे पूछता है कि जिमी और मार्टिन का रिलेशनशिप कैसा था, तो फादर बताता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बिजनेस में तू मैं होती रहती है, पर फिर भी वो बहुत क्लोज थे। वो बताता है कि अमेरिका में मार्टिन का पैर फ्रैक्चर हुआ था और मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन जिमी को पता थी, इतने क्लोज थे वो दोनों। तभी नंदा वहाँ अंजलि की एक फोटो देखता है जिसमें जिमी, मार्टिन, अंजलि और उसके फादर होते हैं। फिर फादर बताते हैं कि अंजलि को लेवेंडर फ्लावर्स बहुत पसंद थे और इसके बाद नंदा पूछता है कि क्या अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड था, तो फादर कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इंक्वायरी करूंगा और पता करके आपको बताऊंगा। इसके बाद जाते जाते नंदा उससे पूछता है कि फादर कल रात आप कहाँ थे, तो फादर जवाब देता है कि यहीं था, क्यों क्या हुआ। उधर हम देखते हैं कि सनी मार्टिन के फोन से कुछ डेटा हासिल कर लेता है, जिसमें अंजलि की एक वीडियो भी होती है, जिसे वो फौरन नंदा को सेंड करता है। इसके बाद नंदा वीडियो प्ले करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अंजलि ने मरने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो भी अपने भाई मार्टिन को भेजने के लिए। नंदा सुनता है कि अंजलि वीडियो में कहती है कि भाई तुम इस मैसेज को देखते ही मुझे कॉल करना, क्योंकि बात बहुत सीरियस है। वो आगे कहती है कि तुम उस बंदे को जानते हो ना, शिहाब मोहम्मद। तो एक दिन शिहाब ने मुझे कांटेक्ट किया था और मुझसे हेल्प मांगी थी।
असल में उसने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ स्कैम हो रहा है और इसीलिए मैंने शिहाब की हेल्प करने के लिए निखिल के कमरे में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और शिहाब को सेंड कर दिए। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी था और फिर मैंने ये बात शिहाब को भी बताई, क्योंकि शायद हॉस्पिटल वालों को मुझ पर शक हो गया था। और उस वक्त शिहाब ने अंजलि से कहा था कि घबराओ मत, मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है, इसलिए मैं उससे हेल्प मांगता हूँ, लेकिन तब तक तुम अपने घर में रहो। फिर उसी दिन शिहाब नंदा के घर जाता है, क्योंकि उसका वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि नंदा ही था। लेकिन उस वक्त नंदा और गौरी अपनी बेटी की मौत से परेशान थे और कहीं घूमने गए थे, इसलिए जब शिहाब उनसे बिना मिले अपनी कार से घर लौट रहा था तो उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया, जैसा कि हमने मूवी में पहले भी देखा था। इसके बाद अंजलि वीडियो में कहती है कि भाई उन्हीं लोगों ने शिहाब को मार दिया और अब वो लोग मुझे तलाश करते हुए मेरे घर आएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और मैंने वो कहाँ रखे हुए हैं वो तुम्हें पता है। तभी हम देखते हैं कि अंजलि के घर में 2 किलर आते हैं और उसे मार देते हैं। अब ये वीडियो देखकर नंदा सनी को कॉल करता है और अंजलि के घर की अच्छे से तलाशी लेने को कहता है। इसके बाद सनी और उसकी टीम अंजलि के घर जाती है, जिसके बाद 1 घंटे तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी नंदा को अंजलि का वो मैसेज याद आता है, फॉर मार्टिन। साथ ही उसे अंजलि के वीडियो में बैकग्राउंड में लगी वो 4 फोटोज दिखी थी जिनमें मार्टिन था। तो नंदा अब फौरन अंजलि के घर पहुंचता है, जहां वो उन फोटोज को चेक करने लगता है। तभी उसे एक फोटो के पीछे हॉस्पिटल के वही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें हॉस्पिटल के स्कैम की डिटेल्स होती हैं और साथ ही उसे एक पेन ड्राइव में कुछ वीडियोस भी मिलते हैं। अब नंदा ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर अपनी सुपीरियर रेचल के पास जाता है, जहां वो बताता है कि मैम 2 दिन पहले शिहाब मोहम्मद की मौत हुई थी और वो एक हेल्थ केयर एनजीओ का सेक्रेटरी था। हालांकि शिहाब को पहले भी हार्ट अटैक आया था और उसकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो एक पेसमेकर के जरिए जिंदा था। लेकिन मैम, पेसमेकर एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसे क्लोज रेंज से हैक किया जा सकता है, इसलिए जब हॉस्पिटल वालों को शिहाब के बारे में पता चला तो निखिल ने उस पेसमेकर को हैक करके शिहाब को हार्ट अटैक दिलवाया, जो कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। साथ ही मैम, सीएसजे हॉस्पिटल का चेयरमैन जॉन सैमुअल है और हमें पता चला है कि निखिल ने मरने से पहले जॉन सैमुअल को ही कॉल किया था। इसके बाद नंदा हॉस्पिटल के स्कैम की डिटेल्स देता है और बताता है कि जॉन ने एक स्टूडेंट बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी से हाथ मिलाया जो एक एंटी ड्रग बनाती है, और फिर ड्रग टेस्ट करने के लिए जॉन ने उस कंपनी से पैसे लिए और अपने हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर वो ड्रग इलीगली तरीके से टेस्ट किए और फिर इसी टेस्टिंग के दौरान 5 पेशेंट्स की मौत हो गई और यही वो बड़ा स्कैम है जो हॉस्पिटल में चल रहा था। तो ये सुनकर अब रेचल कहती है कि देखो नंदा, जॉन सैमुअल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इसलिए अभी उसे साइड में रखो और पहले उस किलर को पकड़ो और उसके बाद ही हम जॉन को कस्टडी में लेंगे। लेकिन नंदा कहता है नहीं मैम, जब जॉन इंडिया आएगा तभी हम उसे गिरफ्तार करेंगे, वरना वो बचकर निकल भी सकता है। पर रेचल इसके लिए मना कर देती है। पर अब नंदा को शक होता है कि जब उसकी बेटी बीमार थी और उसने उसे जब सीएसजे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था तो शायद उसी ड्रग की वजह से उसकी बेटी मर गई। इसलिए अब नंदा जॉन को जल्दी से गिरफ्तार करना चाहता है और वो ये बात रेचल को भी समझाता है, पर वो इतने पर भी सैमुअल के खिलाफ एक्शन लेने को नहीं मानती, जिसके बाद दोनों में तू-तू मैं हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नंदा अंजलि की कब्र पर जाता है कंडोलेंस देने और वहाँ उसे अंजलि की कब्र पर लेवेंडर फ्लावर्स का एक फ्रेश बुके दिखता है। जिसके बाद नंदा सनी से कहता है कि शायद किलर ने निखिल को मारने के बाद ये बुके यहाँ रखा होगा। इसके बाद दोनों उस बुके की दुकान पर जाते हैं जहाँ से वो बुके लिया गया था। अब यहाँ सनी दुकान वाले को जिमी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या इस आदमी ने इस बुके को खरीदा था, तो दुकान वाला कहता है कि नहीं सर, ये बंदा तो नहीं आया, लेकिन हाँ वो बंदा आज भी आया था और उसने ये बुके खरीद कर ले गया था। और इसी बीच वो ये भी बताता है कि सर वो बंदा हमेशा एक पुरानी मॉडल की कार में आता है। इसके बाद नंदा सनी से कहता है कि आज जॉन सैमुअल दुबई से इंडिया आ रहा है, तो शायद किलर ने उसे मारने का प्लान बनाया होगा, इसलिए तुम फौरन कुछ लोगों को एयरपोर्ट भेजो। इसके बाद नंदा अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वो निखिल के क्राइम स्पॉट की फोटोज देखने लगता है। अब उन फोटोज में उसे एक फार्मेसी की रसीद दिखती है, जिसके बाद सनी कहता है कि सर निखिल तो हॉस्पिटल में काम करता था, तो उसे इन दवाइयों की क्या जरूरत, इसलिए शायद ये रसीद किलर की होगी। इस तरह अब ये दोनों उस फार्मेसी पर जाते हैं। साथ ही ये देखते हैं कि रसीद पर एक डॉक्टर का नाम लिखा होता है, इसलिए अब सनी इसके जरिए उस डॉक्टर की डिटेल्स हासिल कर लेता है। तभी अचानक इस बीच फादर जोसेफ नंदा को कॉल करता है और बताता है कि सर मुझे अभी पता चला है कि कॉलेज के दिनों से अंजलि एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए मैं उसकी फोटोज भेजता हूँ। इतना कहकर जब नंदा वो फोटोज देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका साला यानी गौरी का भाई विनय होता है।
इसके बाद नंदा फौरन गौरी को कॉल करके सारी बात बताता है, जिसके बाद गौरी विनय के कमरे में जाती है और वहाँ वो देखती है कि विनय अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। इसी बीच गौरी को देखकर वो कहता है कि दीदी, मैं उसके पास जा रहा हूँ उससे मिलने, क्योंकि हमारे बीच जो लड़ाई हुई थी वो अब सेटल हो गई है और हमारा पैचअप हो गया है। इसके बाद गौरी विनय की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और फिर उसे एक चांटा मारकर कहती है कि 10 दिन पहले अंजलि मर गई, तो क्या तुम उसी से मिलने जा रहे हो? कम ऑन विनय, अब तो सच बता दो। दूसरी तरफ नंदा और सनी उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जिसने विनय को दवाइयां दी थी। अब वहाँ वो डॉक्टर से विनय के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये लड़का मेरे पास 2 बार आया था और देखने से पता चल रहा था कि वो बहुत ही डिप्रेशन में था। ऊपर से उसने मुझे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है, इसलिए मैंने उसे एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स सजेस्ट किए। इधर विनय गौरी से अपनी बातें शेयर करता है और उसे बताता है कि दीदी, कभी कभी मेरे और अंजलि के बीच झगड़ा हो जाता था, जिस वजह से कभी कभी अंजलि अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती थी। तो इसी के चलते जब एक दिन हम दोनों में झगड़ा हुआ तो उस दिन मैंने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन जब मैंने फोन को वापस ऑन किया तो अंजलि का एक मैसेज मेरे सामने था और वो उस मैसेज से बहुत ही सीरियस लग रही थी, जैसे कि वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो। लेकिन तभी मुझे उसकी मौत की खबर मिली और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और यही सोचता रहा कि आखिर मैंने अपना फोन ऑफ ही क्यों किया था। फिर आगे वो बताता है कि इसी बीच एक दिन जब मैं कहीं जा रहा था तभी मेरी गाड़ी के सामने निखिल की गाड़ी आ गई। अब निखिल अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मैंने अंजलि के बारे में पूछने के लिए निखिल को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक वो मेरी आंखों से ओझल हो गया और फिर काफी देर बाद मुझे उसकी कार एक सुनसान रास्ते पर खड़ी मिली और इसके बाद जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि कार में निखिल की लाश थी। इसके बाद मैंने जब उसकी जेब से फोन निकाला तो उसमें से एक फार्मेसी की रसीद गिर गई थी। इस तरह इन सारी चीजों को बताते हुए विनय कहता है कि दीदी, मैंने निखिल को नहीं मारा और ना ही अंजलि को, कोई मुझे फंसा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना सब समझाने के बाद भी गौरी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि विनय अभी भी कुछ छुपा रहा है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ नंदा और सनी किसी जगह पर सिगरेट पीने के लिए रुकते हैं। लेकिन तभी नंदा को पता चलता है कि एसपी ऑफिस में जो हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो अचानक मिसिंग हो गए हैं। यानी इन लोगों को समझ में आता है कि जॉन सैमुअल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन डॉक्यूमेंट्स को गायब करवा दिया है। इसके साथ ही साथ अब इन्हें एक और बैड न्यूज मिलती है कि जिस रात निखिल मरा उस रात विनय उसे फॉलो कर रहा था और ये चीज एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई थी। यानी अब विनय पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था, जबकि नंदा जानता था कि विनय इस सब के पीछे नहीं है। इधर जॉन सैमुअल एयरपोर्ट से जब अपने घर जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि एक अनजान बंदा अपने हाथ में गन लिए उसको फॉलो कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त अचानक नंदा और सनी नंदा के घर पहुंचते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि विनय को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब विनय नंदा और सनी को देखकर जान जाता है कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आए होंगे, इसलिए वो सनी के साथ जाते जाते कहता है कि भाई, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि विनय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद एसपी रेचल उस बंदे को कॉल करती है जो जॉन को फॉलो कर रहा था और यहाँ हमें शॉकिंगली रिवील किया जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस वाला था जो जॉन की प्रोटेक्शन के लिए उसे फॉलो कर रहा था। तो अब जॉन के गिरफ्तार होने के बाद रेचल उस आदमी को वहाँ से जाने को कह देती है। इसके बाद सीन समंदर के किनारे पर आता है जहाँ नंदा और गौरी बैठे होते हैं। गौरी इस वक्त बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका भाई अरेस्ट हो गया था, जबकि नंदा ने उसे बता दिया था कि तुम्हारा भाई विनय बेगुनाह है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन सैमुअल एक प्राइवेट नंबर से नंदा को कॉल करता है और उससे कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने एक ऑफिसर मेरे साथ भेजकर मेरी जान बचाई और साथ ही इस केस को सॉल्व भी कर दिया। फिर वो कहता है कि अब तुम्हें ये जानने का हक है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद वो बताता है कि मेरे हॉस्पिटल में अंजलि नाम की एक लड़की काम करती थी और एक दिन उसे मेरे हॉस्पिटल में चल रहे स्कैम्स के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए और मीडिया में पब्लिश करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने निखिल और टोनी को अंजलि के घर भेजा ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लें। लेकिन फिर भी अंजलि ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जिस वजह से निखिल ने उसे मार दिया। इसके बाद उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं मिले क्योंकि अंजलि ने बहुत स्मार्ट तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर छुपा कर रखा था। फिर मुझे पता चला कि अगले दिन उसका भाई मार्टिन आया था, लेकिन अब वो भी मेरे रास्ते में कांटा बन सकता था, इसलिए मैंने टोनी को भेजकर मार्टिन को मरवा दिया। इसके बाद मेरा एक और कांटा था
और वो था तुम्हारा ब्रदर इन लॉ विनय, जो कि अंजलि का बॉयफ्रेंड था और उसे मेरे बारे में अंजलि के मैसेजेस से पता चल चुका था। अब मैं उसे ठिकाने लगाने की सोच ही रहा था कि तभी तुमने उसे सही वक्त पर गिरफ्तार कर लिया और मेरी जान बचा दी। और इतना ही नहीं, तुमने अंजलि के घर से वो डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढ लिए जो मेरे बंदों को नहीं मिले, पर अब उन डॉक्यूमेंट्स का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि खुद तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मुझे वो लाकर दे दिए। इस तरह वो आखिर में कहता है कि नंदा, अगली बार मेरे ऊपर हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच। अब जॉन की पूरी बात सुनकर नंदा जवाब देता है 21 ग्राम्स। इंसानी शरीर में जो आत्मा होती है उसका वजन होता है 21 ग्राम्स, इसलिए अब तुम अपनी बॉडी से वो 21 ग्राम्स लूज करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि पता नहीं सुबह तक तुम जिंदा रहोगे भी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि अचानक जॉन की कार एक रास्ते पर रुक जाती है और फिर स्टार्ट ही नहीं होती। फिर ठीक उसी वक्त उसके सामने वही पुरानी मॉडल की कॉन्टेसा कार आकर रुकती है और उस कार से एक बंदा उतरता है और जॉन को जाकर मार देता है। अब दूसरी तरफ नंदा गौरी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि गौरी, विनय किलर नहीं है और उसने जो कहा वो सच है। जिस दिन विनय निखिल को फॉलो कर रहा था उसी दिन वो किलर भी निखिल को फॉलो कर रहा था। वो बताता है कि अंजलि को लेवेंडर फ्लावर्स पसंद थे, ये सिर्फ उसके चहेते लोग जानते थे, जैसे जिमी, मार्टिन, विनय और फादर जोसेफ। तो गौरी पूछती है, तो क्या फादर जोसेफ किलर है और वही रिवेंज ले रहा है? तो नंदा कहता है कि नहीं गौरी। फिर गौरी पूछती है, तो क्या जिमी किलर है? इसके बाद नंदा जो बोलता है उससे इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। तो नंदा जवाब देता है कि जिमी टोनी से मिलता रहा और जिमी ये भी जानता था कि टोनी का पैर का एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त जिमी ने टोनी की बहुत मदद की थी। और फादर जोसेफ को जिमी ने ही बताया था कि मार्टिन का पैर अमेरिका में फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन असल में गौरी, जिस रात टोनी मार्टिन को मारने आया था तो उल्टा मार्टिन ने टोनी को मार दिया और उसकी लाश जला दी। अब टोनी के पैर में पहले से ही एक रॉड लगी थी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मार्टिन ने अपना दिमाग चलाया और टोनी को मारने के बाद जिमी से मुलाकात की, जिसके बाद उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद फिर यही बात जिमी ने फादर जोसेफ को जाकर बताई कि मार्टिन का पैर अमेरिका में फ्रैक्चर हुआ था और उसमें रॉड लगी थी। अब जिमी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को फादर यही बात बताए और फिर पुलिस को लगे कि जो मरा है वो मार्टिन ही है और टोनी मिसिंग है। इसके बाद मार्टिन ने टोनी की कॉन्टेसा कार ली और उन सारे लोगों को एक एक करके मार डाला। यानी इस केस में सस्पेक्ट और विक्टिम दोनों एक ही हैं, इसलिए ये केस मेरे लिए अनसॉल्व है। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सनी वापस नंदा को कॉल करता है और कहता है कि सर, बैंगलोर के रास्ते पर उस कॉन्टेसा कार को देखा गया है, जिस वजह से उस केस को फिर से रीओपन कर दिया गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। खैर, तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।